घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा अमेठी में बदले की राजनीति कर रहे हैं मोदी। और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में आरजेडी से निकाले गए पप्पू यादव, मोदी और मांझी की तारीफ के चलते हुई कार्रवाई। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अमेठी में फूड पार्क रद्द करने का जो मुद्दा उन्होंने उठाया, उसमें प्रधानमंत्री मोदी अमेठी में बदले की राजनीति कर रहे हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने, आपको उस अंश को हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी आए अमेठी में, 52 मिनट का भाषण किया प्रधानमंत्री जी ने। 52 मिनट का भाषण किया और उन्होंने भाषण में एक अच्छी बात कही। भाषण में उन्होंने एक अच्छी बात कही जो उस समय मुझे अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं यहां बदले की राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं बदलाव की राजनीति करने आया हूं। राजनेताओं के पास अपना वायदा ही होता है और सबसे जरूरी वायदा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी का होता है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। फूड पार्क को कैंसिल किया गया और मैं यहां सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस फूड पार्क से अमेठी के किसानों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उनको पैसा मिलेगा, उनको फायदा होगा और इस फूड पार्क को आप कैंसिल मत कीजिए। और जब लोकसभा से बाहर निकले राहुल गांधी, तब भी उन्होंने जो कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी अमेठी आए थे, उन्होंने वहां भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं बदलाव की राजनीति करना चाहता हूं, बदले की राजनीति नहीं करना चाहता। अमेठी में और जो तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट हैं अमेठी के सराउंडिंग, उनके लिए ये जो फूड पार्क है ये एक बदलाव का सेंट्रल प्रोजेक्ट है। इससे किसानों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपना सामान डायरेक्टली फैक्ट्री में बेचें। और अमेठी के किसान इसके लिए लड़े हैं, बाकी ज़िलों के किसान भी लड़े हैं। शायद पहली बार आंदोलन चल रहा था कुछ दिन पहले, पहली बार किसानों ने अपना माल सड़क पे छोड़ दिया और घर चले गए, तो उनको दुख हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि जो प्रधानमंत्री के जो शब्द होते हैं, जो वायदे वो करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी उन वायदों पे होती है। और अगर प्रधानमंत्री जी ने वहां कहा है कि मैं बदलाव की राजनीति करना चाहता हूं, और उस समय मुझे अच्छा लगा था, जब आए थे मुझे अच्छा लगा था कि देखो आए हैं, मगर ये बात कही है कि मैं अमेठी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं जो वहां पे पास में 5-10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर दुख की बात है कि फूड पार्क कैंसिल हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों को, तो इसलिए मैंने पार्लियामेंट में उठाया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि वो इसको देखेंगे। देखने का कुछ नहीं, वो प्रोजेक्ट है, उसको कराना है। तो यहाँ कुछ छुपा हुआ नहीं है कि उसको देखने की ज़रूरत है। या प्रोजेक्ट को मंजूर किया जाएगा या उसको मारा जाएगा। मगर अब देखते हैं, थोड़ा समय दे देते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। और राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था वो भी आपको हम सुनाते हैं। मैं भी गांव का रहने वाला हूं और किसान परिवार की मां की कोख से पैदा हुआ। अभी इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री राहुल गांधी जी ने यह कहा कि 2 रुपये का आलू जब उसकी चिप्स तैयार होती है तो 10 रुपये की दर से बिकती है। कम जानते हैं
मैं ये कहना चाहता हूं 2 रुपये किलो की आलू का चीज 50 रुपये 75 रुपये में एक पैकेट मिलता है। रुकिए और एक यह मैं अध्यक्ष महोदया कहना चाहता हूं, यह जादू हमारी सरकार ने इजाद नहीं किया है, बल्कि यह जादू इजाद यदि किसी ने किया है तो इनकी सरकार ने इजाद किया है, हमारी सरकार ने इसका इजाद नहीं किया। यह मेगा फूड पार्क, इसको प्रिंसिपल अप्रूवल 2010 में मिला था और इसमें नहीं, अब 3 साल 4 साल जो हो रहा था उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जो मेरी अब तक की जानकारी है, शायद कंपनी ही ने इसको रिफ्यूज कर दिया। फिर भी भाई आप लोग चुप रहिए, जब मैं बोल रहा हूं मत बोलिए। क्यों इतने मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि सम्मानित सदस्य ने उसे उठाया है तो इस मामले को मैं दिखवाऊंगा, इस मामले को मैं दिखवाऊंगा है क्या। नहीं, आप बिल्कुल बदले का, राहुल जी बदले का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। बदले देखिए, हम तो यह मानकर चलते हैं, हम लोग देश का विकास करना चाहते हैं। अकेले सत्ताधारी दल देश का विकास नहीं कर सकता जब तक कि सबका सहयोग प्राप्त नहीं होगा। हमारी सोच तो यह सोच है। इसलिए यदि आपने कहा है तो इस पूरे मामले को मैं दिखवा लूंगा और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको इसकी मैं जानकारी भी दे दूंगा। और स्मृति ईरानी ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और मंत्री भी हैं केंद्रीय, उन्होंने भी जो जवाब दिया वो भी आपको हम दिखाते हैं। आज लोकसभा में अमेठी के सांसद ने कटाक्ष किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर, फूड पार्क की एक चिंता को व्यक्त किया। जो व्यक्ति खुद 56 दिन देश के बाहर रहा, शायद उसे इस बात का एहसास नहीं कि बदलाव की किस प्रकार से एक लहर अमेठी को भी छूकर जा रही है। अमेठी फूड पार्क के बारे में घोषणा हुई साल 2010 में, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 8 बार इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सटेंशन मांगा गया क्योंकि यह प्रोजेक्ट वायबल नहीं माना गया। 8 बार क्या इस सांसद ने अमेठी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कोई भी ऐसा कदम उठाया जिससे ये फूड पार्क एक हकीकत बनता? साल 2013 में जनता को भ्रमित करते हुए एक शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया गया। क्या इस वक्त उस सांसद को इस बात का एहसास नहीं था कि इस प्रोजेक्ट को गति नहीं मिल रही है, बल्कि ये प्रोजेक्ट अपने आप में इंप्लीमेंट होने की स्थिति में ही नहीं है? प्रश्न ये उठता है कि क्या वो काम भ्रमित करने की राजनीति नहीं थी? तो ये आपने अब तक सुने जो राहुल गांधी ने कहा, जो राजनाथ सिंह का जवाब था, और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री जो कह रही थी। कुल मिलाकर के मामला सियासी है और सियासी आरोप और प्रत्यारोप है, हमला भी सियासी ही है, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी ने जो सरकार पे, मोदी पे हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार अमेठी में बदले की सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है, बदले की भावना से काम कर रही है। और ये आरोप हालांकि पहली बार नहीं लगा है। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री के, चाहे वो सूट पे हों, चाहे प्रधानमंत्री अडानी को, प्रधानमंत्री को जोड़ के उन्होंने जो बात कहा हो, हमला बोला हो, साथ ही साथ कई ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पे हमला बोला। खासकर उन्होंने तब कहा था कि लोगों के पास बिजली पानी नहीं है और पीएम ढोलक बजा रहे हैं। तो ये तमाम राहुल गांधी मोदी पे हमला बोलते आ रहे हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री के निशाने पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव से पहले भी थे। और हमारे साथ हैं रमेश चंद्र रत्न जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बहुत बहुत स्वागत है। मिथिलेश कुमार जी हैं, जनता परिवार जेडीयू के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है कांग्रेस के कुमार राजा साहब हैं, युवा नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुल मिला के रमेश रत्न जी, आपने तमाम बातें सुनी, लेकिन राहुल गांधी का तेवर जो है प्रधानमंत्री पे सीधा हमला
और वो भी बदले की सियासत को लेके। कुल मिला के इसको कैसे देखा जाए, निचोड़ दे तो। 2014 के इस लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी, और जो उसका हासिल हुआ उसमें चिंता लगने लगी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की, और इतने बड़ा भूचाल मचा कि अब कौन कैसे कहाँ जो है, और यहाँ तक कि हो गया कि बेचारे 56 दिन के लिए राहुल जी को मजबूर होकर के विदेश जाना पड़ा। आने के बाद तमाम तरह के प्रश्न हुए, तमाम राज्यों से भी उठे कि नहीं राहुल नहीं, सोनिया जी को होना चाहिए। और इसी बेसिस पर चूँकि एक भूचाल कैसे चारों तरफ से मचा के कैसे राहुल जी कैसे आगे इमेज बनेगी, किस टाइप से बनेगी। मैं आपको ये बता दूं, बहुत आश्चर्य की बात है कि हम नहीं, इंडिया टुडे का सर्वे जो आया, इंडिया टुडे के सर्वे में जो पार्लियामेंट्री जो राहुल जी का प्लस अमेठी का जो सर्वे में जो हालत दिखाई गई, जो वहाँ विकास की जो पोजीशन दिखाई दी, सबसे ज़्यादा 72 दिखाई दी, 10% 5% जो है था। दूसरी चीज़ जो पार्लियामेंट्री जो इनकी प्रेजेंस थी, उस पार्लियामेंट्री कमेटियाँ भी होती हैं जिसमें HRD वगैरह कई कमेटियाँ थी, उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस ना के बराबर रही। अब ऐसे व्यक्ति जिनकी परफॉर्मेंस ना के बराबर रही, जिनको चिंता किसानों की नहीं थी, जिनको चिंता युवाओं की नहीं थी, और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस और तथाकथित कांग्रेस के उस होने वाले मुखिया पर कि आज उनको अमेठी के किसानों की, अमेठी के युवाओं के रोजगार की चिंता सताने लगी है। लेकिन क्या भूल गए कि कल ही आने जो पिछला दिन गुजरा है, ये किस तरह का जो विरोधाभास था, ये जो भूमि अधिग्रहण पर ये नहीं के जो शब्द थे, टिप्पणी थी, उस चीज को, कॉरिडोर को भूल गए। मैं नहीं वही कह रहा हूं, जिस तरीके से इनका विरोधाभास था कि जो सड़क के किनारे पर, गांव के किनारे पर कॉरिडोर बनेगा, और भूमि अधिग्रहण पर समय अवधि के लिए बात करते थे कि समय अवधि निश्चित नहीं की, ये जो अपने बिल में ला रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट 2010 में फरवरी में इसको अप्रूवल मिला। इट मीन्स ये 2009 में स्टार्ट हुआ है। जिस जो प्रोजेक्ट को ये जो एक बिरला समूह का जो ग्रुप है 2010 में इसको जो अप्रूवल मिलने के बाद बदले की सियासत कर रहे हैं। मैं बताने जा रहा हूं, कोई बदले की सियासत नहीं है। जब आपका अप्रूवल मिल गया, अप्रूवल मिलने के बाद जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आप कहीं भी HIDC इनका सपा से इनका यानी सरकार चलाने में उनका मत चाहिए, उनका सहयोग चाहिएगा। लेकिन इन अमेठी क्षेत्र में क्या इन्होंने देखा कि उसमें प्रोसेस में कहीं भी ये फिजिबिलिटी उसकी पूरी हो पाई? हमने नहीं कहा, बल्कि उस जो उसकी जो फूड पार्क की जो फिजिबिलिटी है, उस फिजिबिलिटी पर जो क्वेश्चन जो अराइज हुए वो यूपीए गवर्नमेंट ने किए, और लास्ट जो है उसको रिव्यू तक भी नहीं किया। इनकी कैबिनेट ने उनको नष्ट करके वो जो फूड पार्क जो कंपनी थी वो अलग हट गई। इसमें इनको सबसे बहुत आश्चर्य की बात है कि इनको अगर चिंता होती वहां के अपने क्षेत्र के लोगों की, तो पहले तो फूड पार्क कंपनी की प्रोसेस को पता करते, उस कंपनी की हालत को पता करते। सोने का काम कर रहे थे, जिस तरह से पार्लियामेंट में सोते थे। 7 एक्सटेंशन होने के बाद 8वां जो है इनका 8वां कंप्लीट नहीं हुआ, और HIDC वगैरह सब ताक बना के सारी चीज सेंटर भी इनके हाथ में था, स्टेट भी इनके हाथ में था। आज किसान की चिंता, आज युवाओं की चिंता सताने लगी है। इससे पहले इनको कोई चिंता नहीं थी। कुमार राजा साहब, कोई चिंता नहीं थी इससे पहले। देखिए, बेसिकली ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। सरकार बनने के बाद से जिस तरह का माहौल पूरे देश में क्रिएट किया जा रहा है, इतनी आत्महत्या किसान कर रहे हैं, उनकी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर एक फूड पार्क कहीं पे लगता है तो एक फार्मर गेट से लेके रिटेल चेन तक का पूरा एक इसका साइकिल रहता है। लोगों को, किसानों को कम से कम एक मिनिमम प्राइस मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण एक एक आप देखेंगे, कभी गांव के बगल से आप पार होंगे तो टमाटर फेंक दिए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है, ज़्यादा अगर पैदावार हो गई तो रेट गिरने के बचाने के कारण फेंक दिया जाता है। इन सब समस्या से कहीं ना कहीं किसानों को फायदा मिलता है। जो सवाल जो आपने आरोप लगाया है, इसका आधार क्या है? राहुल गांधी कह रहे हैं अब देखते हैं जांच में क्या होता है। ये तमाम चीजें जो कि गृह मंत्री ने कहा है कि जो कंपनी है शायद उसी ने इस बात को लेके उनकी अपनी चिंता थी, उन्होंने ही आगे बढ़ने का नहीं बढ़ने का तय किया है। तो कुल मिलाकर क्या इसको माना जाए कि ये अभी आरोप और प्रत्यारोप राहुल गांधी अपनी चुनाव जो सियासी तैयारी जो है उसमें लगे हुए हैं, उसी का ये बिल्कुल एग्जाम्पल है? ये यथार्थ है। आप देखिए, एक चीज कि पहले एक समय था कि लोहिया जी, नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, हमारे नेता थे, वो हारने के बाद भी उनको रास्ता में भेजते थे। एक ये सोच कांग्रेस पार्टी की एक तरीका रहा है, लेकिन ये विरोधी को मारने का काम ये लोग करते हैं। इसका आधार क्या है? ये जो कह रहे हैं आधार क्या है?
सिर्फ कहने से आपको देखिए आधार यही है कि आप देखेंगे फुटपाथ कैंसिल कर दिया गया, जैसे कि राहुल जी ने भी कहा कि इसमें देखने की कौन सी बात है, या तो प्रोजेक्ट ओके होता है या फिर डिनाई किया जाएगा। आधार फिलहाल यही है कि इसको बंद करने की बात कही जा रही है, आधार यही है। लेकिन गृह मंत्री ने कहा जो उनकी जानकारी है शायद कंपनी ने उसे रद्द कर दिया है, तो इसमें बदले का सवाल कहां उठता है? नहीं, कहां कंपनी ने रद्द किया है? गृह मंत्री ने, जो आपने बयान सुना गृह मंत्री का? जी जी बिल्कुल सुना। उसमें मार्च 2013 में आपकी कंपनी का जो कैबिनेट में जो रिव्यू तक नहीं हुआ, एक्सटेंशन तक नहीं हुआ, ये हमारी देन थी आपकी देन थी? मार्च में हम थे क्या? 2014 में कैंसिल कब किया गया? अरे 2014 में हम थे क्या? एक्सटेंशन भी तो नहीं किया आपने, कैंसिल एक्सटेंशन भी तो नहीं मिला उसे, एक्सटेंशन भी तो नहीं मिला। HIDC हमारे पास थी क्या? सपा तो आपके खेते में थी ना। कैंसिल अभी किया गया है तो पहले की बात कहां से आती है? आपके सेंटर के जो प्रोसीजर थे वो आपने करने थे ना, हमको थोड़ी ना करने थे। बिल्कुल आज चिंता सरकार में लगी है, अमेठी की चिंता इससे पहले नहीं थी। जब चुनाव आया ना 2013 के, देखा कि बिल्कुल बजने वाला है, झूठा और फर्जी तरीके से शिलान्यास करने चले गए। झूठ और लूट वाली जो पार्टी है, देखिए आपका काम ही है झूठ बोलना। अरे वो तो आपको कहां तक खिसका दिया ना, पूरी चुनाव आपने झूठ के बल पे लड़ लिया। वो तो देश जानता झूठ और लूट का भ्रष्टाचार पर आप कहां के हाथ पर चले गए। वो काला धन का मामला हो, महिला वो चिंता पर सारा चीजें होंगी, कमिटमेंट। आज इस पर आइए ना, काले धन के बाद जब होगी काले धन पर आइए। आज जिस मुद्दे पर है उस मुद्दे पर बात करिएगा ना। आज जो मुद्दा है उस मुद्दे पर आइए। आपसे जानना चाहिए कि जिन मुद्दों के बारे, जिन चलिए कुमार राजा सर, रमेश जी आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ मिथिलेश जी भी है। क्या नरेंद्र मोदी पे जो हमला बोला जा रहा है कि मोदी अमेठी में बदले की सियासत कर रहे हैं, आपके साथ भी कांग्रेस का तालमेल रहा है, आज भी आपके समर्थन से बिहार में सरकार, क्या आपको भी लगता है कि वाकई ये सरकार बदले की सियासत कर रही है? नहीं देखिए दिलीप जी, अभी तक के जो प्रकरण चल रही है, अभी जो चर्चाएं हमारे रतन जी उधर कांग्रेस के साथी कर रहे हैं जी, तो चर्चा से ही साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो अभी तत्कालिक सरकारें मोदी जी की हैं और जो कांग्रेस की पूर्व सरकारें, ये सरकार जो है, जो गतिविधियां फूड पार्क वगैरह का जो होना चाहिए था, उसका कोई आधार होता है, उसके तथ्य होते हैं। हाँ, हम कहीं है ही नहीं। आप उसमें जो बात कही जा रही है, तो क्या ये एक सियासी भाषण है, ये महज अपने सियासी फायदे नुकसान के आकलन से किया गया है, या इसमें तथ्य आपको नजर आता है कि मोदी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है? बदले जिसका कोई आधार क्या है, उसका तथ्य क्या है? नहीं, आधार जो दोनों के, राजनाथ जी का भी वक्तव्य मैंने देखा और इधर राहुल जी का भी देखा, तो एक दूसरे के ऊपर जो है छींटाकशी और एक मोटिवेटेड होकर तो बात हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज जो है एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, पॉलिटिकल स्टैंड जो है अपना अपना लेना चाह रहे हैं। बशर्ते देखिए सरकार किसी का भी हो, चाहे कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन किसान जो है इसमें पिसता नजर आ रहा है। नहीं, किसान के बात तो आप किसान की बातें करते हैं, काम नहीं करते। मेरा उस पर सवाल नहीं है, मेरा सवाल बहुत पॉइंटेड है कि जो आरोप राहुल गांधी ने, रमेश जी आज आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्हीं पे सीधा हमला बोला है। इस बार लेफ्ट राइट उन्होंने हमला नहीं बोला है। रमेश जी, एक और भी स्पष्ट कर दूं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि 52 मिनट के भाषण में अमेठी में जो है मोदी जी ने कहा कि हम जो है बदले की भावना से नहीं, बदलाव चाहते हैं। अगर उनका बदलाव की भावना नहीं होती तो देश में जो 100 स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हैं उसमें अमेठी का भी नाम है। रतन जी और दूसरी चीज और सुन लीजिएगा, ये आप कांग्रेस के लोग अपने गलेबान में झांक करके देखें, इस प्रोजेक्ट को निकलवाइएगा। आपको बहुत आश्चर्य की बात है, आपको जो है अमरावती और ये सब वायदे नजर आ रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट के बारे में एबीसीडी नॉलेज नहीं है, होमवर्क नहीं है, और आप पार्लियामेंट में आप अटैक और अटेंशन प्लीज, अटैक अटेंशन प्लीज, ये कब तक चलेगा? ये नाटक तुम्हारा खत्म होने वाला है। तो वहां क्रेडिबिलिटी क्राइसिस को आप खाली पार्लियामेंट में अपने को जिंदा कैसे हो? आज ट्विटर नजर आ रहा है, आज फेसबुक नजर आ रही है, आज सोशल मीडिया नजर आ रहा है। कल तक कहां सो गए थे? ये 56 दिन के सीने, 56 दिन की तैयारी में तैयार, अपने को अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के चक्कर में है। बचाओ, हमें चिंता नहीं है, हम तो कह रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, स्वागत, आपके अंतर का मामला है, हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आप ये बेवकूफ बना रहे हो। राहुल गांधी अपने कमबैक के कारण ये नाटक कर रहे हैं आप? जी हाँ,
असली चीज ये है, जिस आदमी को क्षेत्र की नॉलेज नहीं है, देश को बेवकूफ बना, जिस आदमी को 10 साल में 10 दिन नहीं गए, आज के दिन कहीं ना कहीं आपकी पोल खुल रही है। अरे पोल हमारी नहीं खुल रही। पार्लियामेंट में जो व्यक्ति सोने का काम करता हो, ऑर्डिनेंस को भरने का काम करता हो, जिसको तहजीब नाम की चीज न हो, क्षेत्र की जनता किसान को नहीं जानता हो, वो क्या क्रेडिबिलिटी बनाएंगे? कैंसिल करने की कोशिश, अपना क्रेडिबिलिटी अपने ऐसे बनाओ ना। देश के किसानों की जमीन छीनने, किसानों की चिंता होती, आत्महत्या, किसानों की चिंता होती तो ये भूमि अधिग्रहण पर अपने दिग्विजय सिंह आका से पूछे ना, मुख्यमंत्री काल में जमीन अधिग्रहण पर ये किसानों को वापस तक नहीं लौटी। आपने 800 करोड़ इसी बिरला ग्रुप को दिए, उसमें 72 एकड़ जमीन के लिए प्रोसेस में कौन फंसी है? प्रधानमंत्री जी कहीं आपका बिरला ग्रुप पर 800 एकड़ जमीन, मिस्टर राजा, 73 एकड़ जमीन जो है आपको एक्वायर करनी थी इस समूह के लिए। इसके प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना था। उस समय राहुल जी कहां सो रहे थे? पार्लियामेंट को, अरे हम कर, ये पेपर है ना, पेपर निकल रहा हूं ना, हम सोने का काम नहीं कर रहे, सोने का काम तो सुना दिया आपको। देश विदेश घूम रहे हैं, जनता के पैसा को आज देश की हालत पर है, टिप्पणी कर रहे हैं। आपने लूटने का काम किया, देश की आर्थिक स्थिति को बिगड़ने का काम किया, देश को जागरूक करने का काम किया। कुमार राजा राहुल गांधी गायब हुए, फिर अवतरित हुए, फिर आए। रमेश जी कह रहे हैं कि वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा परेशानी भी नहीं है। देखिए, ये ब्रांडिंग के बल पे चुनाव लड़े, जमीन पे ना कहीं। अब आप भी अपनी ब्रांड कर रहे हैं, तब राहुल गांधी ब्रांडिंग कर रहे हैं। जो लोग काम करते हैं, ब्रांडिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी काम करने वाला पार्टी है। कहीं ना कहीं जुमला वाली सरकार ने ये झूठ बोलकर, झूठे वादे कर चुनाव तो जीत लिया। विपक्ष तक की औकात नहीं बनी आज आपकी, काम करने वाली पार्टी की विपक्षी भी नहीं हो। जनता इनसे सवाल पूछे, 10% वोट, आप 10% रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है आपको, का माहौल है, रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, शिक्षक परेशान है, टीचर परेशान है, चलिए सब परेशान है। कांग्रेस पार्टी की परेशानी क्या है? लोग तो परेशान है, कांग्रेस पार्टी की परेशानी क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की परेशानी यही है कि जनता से आपने जो वादे किए हैं उनको आप पूरा करें। हम इस देश का विकास चाहते हैं। ये झूठे वादे करें कि ज्यादा दिन आपका सरकार चल नहीं पाएगा। वो हमारा कमिटमेंट है, पूरा कर रहे हैं, करेंगे। देश को बेवकूफ बनाने सबका साथ, सबका विकास किया है, करेंगे। जनता जल्दी बात को समझ जाती है। जो आप झूठे वादे करते हैं, पोल खुल जाते हैं। राहुल जी को समझाओ, राहुल जी को समझाओ, हमको मत समझाओ, उनको समझाओ। भाई साहब, मैं छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस लौट। अरे बड़े समझदार हैं। एक तरफ जनता परिवार का विलय की प्रक्रिया जारी है, हालांकि उस प्रक्रिया में कई सारी बाधाएं हैं। साथ ही साथ आरजेडी से जनता परिवार का एक दल जो है, सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का दावा करने वाले आरजेडी से पप्पू यादव को आज 6 साल के लिए पार्टी ने बाहर कर दिया। और जिस कारण से बाहर किया, हालांकि जनता परिवार की तरफ से अली अनवर साहब ने क्या कहा है, पहले आपको वो दिखाते हैं। पप्पू यादव जी जिस तरह की बात बोल रहे थे, जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, उसको कोई भी पार्टी टॉलरेट नहीं कर सकती है। और ये तो जाहिर हो गया था कि वो जो विरोधी हम लोग के हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनसे हॉबनॉबिंग कर रहे हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे थे मोदी जी की, उनसे मिल के आए थे और उनके एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए वे अपनी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो कोई भी पार्टी, मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को तो नहीं बर्दाश्त कर सकती है। विरोधी के साथ हॉबनॉबिंग कर रहे हैं पप्पू यादव, ये आरोप है। साथ ही साथ मोदी जी की तारीफ, मां जी की तारीफ ये कर रहे हैं। और ये जो स्थिति है, इसमें 2 सवाल उठते हैं कि क्या लालू जी, जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उनको बलि का बकरा बनाया है। मिथिलेश जी, एक तरफ तो विलय की प्रक्रिया, इधर से डिसइंटीग्रेशन भी शुरू हुआ, टूट की भी शुरुआत हो गई है।
पहले मांझी जी गए, फिर पप्पू यादव को आप निकाल रहे हैं, तो ये विलय के पहले जो है, देखिए हमारी सरकार जो है वो जो अभी तत्कालिक जो स्थितियां बन रही है और जिस टाइप से गंगा की सफाई, भाई जो कचरा है, कचरा की सफाई तो निश्चित न होना है। अच्छा, तो पहले वो कचरा नहीं थे जब सुन लीजिए जी, पप्पू यादव कचरा है, आप ये कह रहे हैं? अब नहीं, मैं पप्पू यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ तो पप्पू यादव सवाल पूछ रहे हैं, गंदगी है या जो विरोध में सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या पप्पू यादव आपके पार्टी के कचरा थे, इसको बाहर कर रहे हैं? मैं कचरा की बात नहीं कर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ऐसे लोग जो है वो वक्तव्य जो है वो दे देते हैं पार्टी के संदर्भ में, जिस पार्टी में रह रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं, उसी में अगर कोई भी आदमी अगर छेद करता है तो आगे दिन के लिए उनकी लॉन्ग लाइफ नहीं है। चलिए, राजद के प्रवक्ता हैं और मनोज झा हमारे साथ लाइन पे हैं। प्रोफेसर मनोज झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। सबसे पहले ये तमाम जो सवाल, स्वाभाविक सवाल पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण है पप्पू यादव को आपने पार्टी से निष्कासित किया? मैं समझता हूँ पप्पू यादव जी स्वयं में कारण है। बीते लोकसभा चुनाव के बाद और जो परिस्थितियां बदली, उसमें हम लोगों को लगा कि एक दक्षिणपंथी अधिनायकवादी सरकार हावी हुई है, चुनाव के माध्यम से हावी हुई है, लेकिन उसके विकल्प में हमने एक व्यापक ताना बाना सोचा कि एक विचारधारात्मक लगाव के आधार पर तमाम जो दल हैं अलग अलग राज्यों में वो साथ आए, उसके खिलाफ इन्होंने आग उगलना शुरू किया। कई जगह ऐसी भाषा बोली जिससे इस पूरी विचारधारात्मक जो एक पृष्ठभूमि थी उस पर आघात हुआ। अब हमारे पास क्या विकल्प था? या तो हम भ्रम की स्थिति बने रहने देते या हम उस भ्रम को दूर करते। और मैं समझता हूं कि आज की जो परिणति हुई है उनके निलंबन में, ये किसी का कोई कारण नहीं है, पप्पू जी ने स्वयं इसको चुना है। आपसे उन पप्पू यादव ने कहा है कि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि यह फैसला कैसा है। एक तरफ आप सामाजिक न्याय की ताकत को मजबूत करना चाहते हैं और सांप्रदायिकता को रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो लोकतांत्रिक विचारधारा है वो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप अपने परिवारवाद को बढ़ाना चाहते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आपने पप्पू यादव को बलि का बकरा बनाया है। मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं जी। सामाजिक न्याय एक बहुत ही विशद अवधारणा है और उस विशद अवधारणा में हम सब काम कर रहे हैं, जहां हमारा मानना है कि अवसर की समानता होनी चाहिए, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए और पहुंच की समानता होनी चाहिए। पप्पू यादव जी ने इन मामलों में कभी भी हम लोगों का साथ नहीं दिया, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपके माध्यम से इस दल में लोकतंत्र का हाल में बताऊं कि कई विषयों पर मेरा एक विरोध होता है, लेकिन आज तक मुझे नहीं निकाला गया और हजारों लोगों को नहीं निकाला गया। इस दल में शायद मैं समझता हूं कि पप्पू जी दूसरे व्यक्ति होंगे जिसका निलंबन किया गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, आप व्यक्तिगत तंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये आरोप तो वो लालू यादव पे लगा रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि लालू यादव अपने बेटे को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए उनको बलि का बकरा बनाया। लेकिन मेरा सवाल एक दूसरा है आपसे। एक तरफ आप परिवार को जोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका परिवार टूट रहा है। नहीं, मेरा परिवार की कोई व्यक्ति नहीं है। मैं आपको बताऊं, और आप और हम अभी 2-4 दिन में खत्म नहीं होंगे, ऊपर वाले का अगर रहा, अभी चुनाव होने वाले हैं, आप देख लेंगे। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, आवाम और विचारधारा महत्वपूर्ण है। हम तो यहाँ पे किस विचारधारा के तहत मनोज जी, वो कौन सा विचारधारा है जिसके कारण पप्पू यादव को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया? इसलिए दिखा दिया, आप सुन लीजिए, इसलिए दिखा दिया कि उन्होंने कभी मोदी जी में सारे गुण देखे, कभी जीतन राम मांझी में सारे गुण देखे। अब अगर आप हमारे दल के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि ये सीमित विकास की अवधारणा वाला व्यक्ति, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या जीतन राम मांझी जी हो, हमारे लिए विकास का मतलब है कि हर आशिया के समूह के पास वो दस्तक दे,
और उससे आपका विरोध था, तो क्या हम चुप रहते? यहां से पहले एक दलित नेता, महादलित आपने बनाया, दलित नेता जीतन राम मांझी बाहर गए, अब आपने पप्पू यादव को बाहर किया। तो क्या लगता है कुल मिला, और अभी तक विलय की प्रक्रिया एक तरह से वो जारी है, लेकिन विलय हुआ नहीं है। ऐसे में बिहार में आने वाले चुनाव में इन चीजों का जो आप फायदा ढूंढ रहे थे, आपको लगता नहीं है कि इससे नुकसान होगा? नहीं, मैं आपको साफ तौर पे कहूं, मैं उन लोगों में शुमार हूं जिसका मानना है कि व्यक्ति के इर्द गिर्द जब बहस होगी तो बड़े मुद्दे छूट जाएंगे। हमारे लिए सामाजिक न्याय, समाजवाद और आर्थिक समानता बहुत बड़ा विषय है। यहाँ तो मनोज जी, यहाँ तो आपकी जो परिवार का नहीं जाता। मनोज जी ये जो परिवार का आपने दोनों ही व्यक्ति जी किसी न किसी रूप में दक्षिण पंथ के साथ एक अंडरहैंड डील में शामिल थे। जी, मेरा एक सिंपल सा, एक बहुत छोटा सा सवाल मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं व्यक्तिवाद, यहां तो पूरा परिवार, जनता परिवार का जो इकट्ठा होना है वो पूरे व्यक्तियों का समूह है। एक नीतीश कुमार है जो अलग थे, उधर चौटाला साहब अलग थे, यहां मुलायम सिंह यादव अलग थे, लालू यादव अलग थे। तो ये तो व्यक्तित्व, जो अलग अलग व्यक्ति है उसका समूह यहां जमवाड़ा लगा है। यहां पे जब तक आप सत्ता से बेदखल नहीं हुए तब तक आप साथ नहीं हुए। आज सत्ता और आपकी सियासत जो है कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठ रहा है, तो आप इकट्ठा हो रहे हैं। आप उसको विचारधारा का अमली जामा पहनाना चाहते हैं। आप कहते हैं पप्पू यादव उस विचारधारा में रुकावट था। पप्पू यादव कल तक आपके पार्टी के सांसद भी थे, साथ ही साथ वो आपके एक नेता भी थे जिनका जनाधार भी था। तो ऐसे जो लोग हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको निकाल करके आप कहां, किस सियासी रास्ता को तलाश कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे साफ कहूं कि ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि ये सारे दल इनका एक सरोकार है, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूं कि आप राजनीति को एक गत्यात्मक अवस्थिति समझिए। राजनीति बदली है, राजनीति इस मुल्क की इतनी बदल गई है कि अचानक गरीबों की बात करने पर आप पर तोहमत लगता है कि आप गरीबी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उस दौर में हमने ये निर्णय लिया कि नहीं, एक साझा विकल्प देना है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो पप्पू जी के बारे में कह रहे हैं, पप्पू जी के बारे में 2 दिन 4 दिन की ये बात नहीं है। बीते 6 महीनों में हमने देखा है कि 6 महीनों में उन्होंने इस अवधारणा को कमजोर करने का काम किया, और इसलिए ये दुखद निर्णय लेना पड़ा। चलिए, आपसे बीजेपी के हमारे साथ नेता रमेश जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी रमेश जी, क्या कहना चाह रहे थे? मनोज जी, सबसे तो आश्चर्य की बात यह है कि ये समाजवादी देश की सामाजिक संरचना के लिए एक ग्रुप बना था, जिसका त्याग और जिसका भाव आजादी से पहले भी, आजादी के बाद था। वो तो हमारे साथ लाइन पे नहीं है मनोज झा जी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए तो ठीक संदेश है, आपके लिए तो अच्छा है। नहीं, मैं इनकी बात का जवाब, जो अगर वो देख रहे हो तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि व्यक्तिगतवाद का भाव नहीं है, मेरा कहना यह है कि व्यक्तिगतवाद जो भाव था, जो 75 में पनपा, और उसी से जनता परिवार समाजवादियों का एक ग्रुप बना। लेकिन ये व्यक्तिगतवाद की विचारधारा का इनका 89 में क्या असर हुआ, इनका 96 में क्या असर हुआ, ये 99 में कहां गए? आज भी ये व्यक्तिवाद का एक जातिगत एक ग्रुप, एक समूह बन गया है। और अभी भूल गए, रमईराम भी चले गए इनके, इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। दूसरी चीज एक और है कि रामविलास पासवान, जो कि जनता दल परिवार में राष्ट्रीय महासचिव रहने के नाते, इन्होंने रामविलास पासवान जी का क्या असर किया था? इनको एक पूरा व्यक्तिगतवाद है, खुला, और जातवाद है, समाजवाद की परिभाषा इनको कहना, जनता दल के 1000 टुकड़े को ये आप ये कह रहे हैं व्यक्तिवाद और समाजवाद, यहाँ पे व्यक्तिवाद है, यहाँ पे समाजवाद का रूप ही नहीं है। और ये अभी कल परसों जो है एक और भी आप स्टेटमेंट आया है बिहार से कि राजद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा नीतीश जी को एज ए सीएम जी। तो ये इनका जो हालात है, इनके किसी सूरत से चलने नहीं है। पप्पू यादव मेरा पुराने साथी हैं, उनका एक स्वभाव है कि जो हकीकत दिखाई देता है वो कहने का स्वभाव है। पप्पू यादव ने जब कहा कि भाई मांझी जी के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि आपने ही मांझी को जो है ये तोहफा दिया है, मांझी ने लिया नहीं है,
एक दलित एजेंडा दिखा करके भारत को एक नया संदेश दे करके किसी पैटर्न पे, चाहे मायावती से या किसी सीखा हो कि हम दलित को जो है वो कर रहे हैं, महादलित को, ये प्रोपेगेंडा करके उस व्यक्ति ने कहा कि पहले तो आपने ताज पहनाया और फिर ताजपोशी गलत कर रहे हो, तो उस व्यक्ति के स्वभाव पर ये कुठाराघात करना। अच्छा, दूसरा राजनीतिक सिस्टम में होता ही है, कौन किससे मिलना, क्या एनडीए में कल तक ये 17 साल किसके साथ काटे, कौन किसके साथ बात करना, उस पर टिप्पणी करके किसी को कर देना, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन खैर, ये उनके अंदर का विचार है, अंदरूनी लेकिन कुल मिलाकर के जनता परिवार जुटने से पहले टूट की शुरुआत हो चुकी है। नहीं, रतन जी जो इन्होंने कहा मांझी जी के संबंध में, अरे भाई मांझी जी भस्मासुर बनना चाह रहे थे। जो आदमी कुर्सी दिया, जो आदमी कुर्सी दिया, मतलब आप क्या, आप पहले एक सेकंड, जो आदमी आप कहते हैं आप पर बैठाया जी, और उस आदमी को जो है आप फ्रेंड करने में लग गए, दूसरे दल भारतीय जनता पार्टी से मिलकर वो मुख्यमंत्री बने थे या कठपुतली? आप जो है भारतीय जनता पार्टी से आपके पास आप जो बात है उसका हमारे अलग से चर्चा करेंगे। और आशीर्वाद जब दिए और बोले शंकर पर ही पहले जो है भस्मासुर ने कहा कि भाई आपने मक्खन मलाई मारी, बीजेपी के साथ क्यों भूल गए? उसी की बदौलत आज स्थापित हो। तो आज मांझी जी के संदर्भ में अगर पप्पू जी खड़ा होकर बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की अगर दलाली कर रहे थे, उसके दायरे से ये चलने वाली बात नहीं थी। कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी पार्टी में अगर उन्होंने अगर पप्पू यादव प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, हाँ, तो उसमें उसके लिए क्या पार्टी से निकाल देना चाहिए? नहीं, तारीफ करते हैं जितना मांझी जी के जी को भी निकालना चाहिए, नीतीश जी ने भी तारीफ की थी, तो सवाल उठता है कि जितना मांझी को भी तारीफ की है, उन्होंने बढ़ाने का काम किया, तो सवाल उठता है कि कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे बात को जी। तो इसलिए ये जो हुआ है बड़ा सुंदर और सुंदर समय पर हुआ लगता है कि ये बुनियादी तौर से जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि अपने बेटे को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने परिवारवाद को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए आप बेटा को बढ़ाने की बात करते हैं। आप क्यों इस तरीका की बातें कर रहे थे? मांझी के संदर्भ में आप साथ क्यों खड़ा होना चाह रहे थे? जब पार्टी से उनको निकासा गया, उसके बाद जो है आप भाजपा की क्यों सिफारिश कर रहे थे? मोदी जी को क्यों प्रधानमंत्री की सिफारिश कर रहे थे? मोदी जी के सिफारिश का कहां टॉपिक आ गया? सवाल उठता है जी ने कल साइक्लोन में जो तारीफ की है, तो मोदी जी को भी तो आपको हटाना चाहिए ना, दलदल में ले जाना चाहते हैं। कुमार राजा से कुछ, क्योंकि हालांकि कांग्रेस पार्टी का सीधा इससे सवाल नहीं जुड़ता, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी आज शामिल है। बिहार में कांग्रेस की तरफ से आरजेडी, जेडीयू, जनता परिवार की जो सरकार है उसमें आपका भी समर्थन है। कुल मिलाकर के जो जुटने की प्रक्रिया जिसकी शुरुआत हुई थी, उसकी टूटने की वहां पहले मांझी जाते हैं, फिर पप्पू यादव को बाहर निकाला जाता है। कुल मिलाकर के जो मजबूत गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयार करने की जो सोच थी, उस सोच को झटका लग रहा है। बिल्कुल, देखिए राजनीति में बहुत लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कहीं कुछ रुकता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि एक दो लोगों के जाने से कोई कमजोरी आ जाएगी या फिर महागठबंधन कहीं कमजोर पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि जनता आज के दिन कहीं ना कहीं 1 साल के सरकार के बाद पूरे देश में त्रस्त है इस सरकार से, और हमें लगता है कि जो बिहार में जब चुनाव होंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिल्कुल ये मोदी वहां पे वो राज्य की सरकार होगी, वो देश के लोकसभा चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव है। सर, पूरे देश में जिस तरह झूठ बोला जनता वो भी देख रही है ना। वहां पे नीतीश कुमार और आपके समर्थन से, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, तो वहां पे आपसे हिसाब मांगा जाएगा। वहां आपने 5 साल में क्या किया उसका हिसाब मांगा जाएगा, वहां आपने 10 साल में क्या किया है उसका हिसाब मांगा जाएगा। वहां पे एंटी इनकम्बेंसी अगर होगा तो वे इस बात को लेकर होगा नीतीश कुमार ने क्या काम और क्या वादे किए थे, क्या पूरे नहीं किए। आज वहां पे जिस तरह से तो सवाल ये है कुमार राजा साहब कि आज जो जोड़ने की शुरुआत, जो महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लड़ने के खिलाफ जो लड़ने की तैयारी थी, जो मुहिम थी, उसको झटका लगा है? आप मानते नहीं? लगा है, कोई झटका नहीं लगा है, कोई झटका नहीं लगा है। बिल्कुल, आप देखिएगा इतना बड़ा झटके को कांग्रेस रोके हुए है ना, कांग्रेस झटके को रोके हुए। नहीं, झटके को रोके हुए नहीं। अब कौन किस झटके को रखे आपको सब कुछ पता है ना, लेकिन आपने जो वादे किए, जो वादा खिलाफी उनके बारे में हमारे वादों की आप चिंता मत करो, जो आप किए बैठे हो उसकी चिंता करो। देश ने किस हांसी पे ला दिया आपको, देश ने आपको असलियत औकात दिखा दी है कि आप कहां थे, कहां हो। एक बात समझिए, देश समझ के हमको मत समझाइए, देश को समझाइए, एक छोटा सा ब्रेक के बाद 5 साल
हम चर्चा कर रहे हैं राजद सांसद पप्पू यादव को पार्टी से निष्कासित 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया गया है। और इसकी शुरुआत हुई तब जब पप्पू यादव ने लालू यादव का खुद को उत्तराधिकारी बताया था। उस पर लालू यादव ने कहा था कि उनका बेटा ही उनका असली उत्तराधिकारी है और बेटा ही उत्तराधिकारी होता है। हालांकि मनोज झा और मिथिलेश जी लगातार ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति से नहीं होता है, लेकिन कुल मिला के व्यक्तिवाद को छोड़ भी दिया जाए, मिथिलेश जी तो परिवारवाद का मसला जरूर है। कुल मिलाकर ये परिवारवाद को बढ़ाने का ही मसला है। नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। अब तक के जो देखिए जो भी प्रकरण चलिए है और खास के पप्पू जी का जो स्टेटमेंट बार बार जो है आया है उनका, आप उससे आप परिवारवाद की बातें जो है, देखिए पार्टी में हर व्यक्ति का जो है एक अपना विचारधारा होती है और उस विचारधारा में कहीं ना कहीं पप्पू जी का जो है बार बार अटैक करना पार्टी के और हमारे नेता लालू जी के ऊपर, ये एक गलत है, समझे ना। बार बार जो है वो विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में परिचर्चा में लाना, जीतनराम मांझी जी को भड़काने का काम करना, ये सारी बातें जो है कहीं थोड़ा चुभता है लोगों को। आज उसी का परिणाम है कि आज उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निलंबित किया गया, निकाला गया है। तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के सारे मुखौटा बनते जा रहे हैं और हम समझते हैं मुखड़ा जो बनते जा रहे हैं तो भाई कोई भी पार्टी आपको जो है, कोई भी दल जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ठीक है, आपको रह जाना है तो ही जाइए जी, वही जाकर के अपने विचार को रखें, अच्छी बातें हैं। लेकिन इस टाइप से पार्टी में रह करके और इस टाइप की गतिविधियां चलाना ये शोभनीय नहीं है जी। तो इसलिए हम लोग जो है, हमारे नेता जो लालू जी हैं वो डिसीजन लिए हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से आपको पता है कि पप्पू यादव हैं, वो खुद सांसद हैं, उनकी पत्नी है जो कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं वहाँ पे, और उनका असर जो है उन इलाकों में है। खास करके जो आपका जो जातीय समीकरण है, खास करके नॉर्थ बिहार में या बिहार में जिस समीकरण को बना के आप चलते हैं, उस समीकरण को यहाँ से झटका लगता है? नहीं, कोई झटका नहीं। आज भी जिस समाज से वो आते हैं जी, उस समाज का नेता आज भी लालू जी हैं, लालू प्रसाद। तो वो जो जातीय समीकरण बना, और जातीय समीकरण एक उस समाज का नेता लालू यादव हैं, एक दूसरे समाज का नेता नीतीश कुमार हैं, एक तीसरे समाज का नेता कोई और हैं, एक चौथे समाज का नेता कोई और हैं। तो अलग अलग जात के नेता जो समीकरण आपने जातीय समीकरण हुआ बनाया, उससे बिगड़ेगा? जातीय समीकरण की बात नहीं है। आपने पप्पू जी को और लालू जी को एक समाज के, एक जात के नेता नहीं कहा, मैंने कहा प्रयास किया। तो मैं ये तो देखिए एक विचार धारा, समाजवादी विचारधारा से लोग जो है, पति पत्नी दोनों चुने गए हैं, आपको पता है। एक कांग्रेस से हैं, एक राष्ट्रीय जनता दल से हैं जी, और कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन होना है। कांग्रेस के सांसद अगर आपके विरोध उनकी पत्नी है, वो विरोध करेंगे तो क्या स्थिति क्या होना है? कुमार राजा, स्थिति नहीं है। अगर देखा जाए, पप्पू यादव की पत्नी जो है वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। हाँ, तो अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी भी पप्पू यादव की पत्नी अपनी सांसद रंजीता को बाहर करेगी? क्यों करेगी? कोई मतलब ही नहीं। सवाल है दोनों अलग अलग पार्टी सांसद है, दोनों उनके अलग विचारधारा है, दोनों अलग का कमिटमेंट है अपने संगठन से, तो बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता किस संगठन में किस साथ क्या होता है जी। आपको पप्पू यादव जी को अगर आरजेडी से निकाला गया तो रीता रंजन जी इसमें बिल्कुल विरोध नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता। नहीं, विरोध करनी है मेरा कि कांग्रेस के साथ तालमेल, पप्पू यादव की पत्नी जो आप जानते हैं चुनाव के तमाम चीजों को जानते हैं, वहां पे जो जमीन पे जो होना है, क्या जमीनी कठिनाई उत्पन्न होता है? नहीं, आगे नहीं बढ़ी है संगठन के, इनका आंतरिक मामला है और अभी इतना जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है जी। आपको लगता है कि कुल मिलाकर के मामला जो है बिल्कुल ये संगठन का आंतरिक मामला होते रहता है, जहां 10 लोग हैं आवाज होती है, और मुझे नहीं लगता इतना मामला है और अभी समय जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर के कह रहे हैं दोनों लोग इसको अंडर प्ले करने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी और जनता परिवार के भी। जो हमारे साथ मिथिलेश जी हैं वो भी कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया इसलिए पार्टी उनको निकाल दिया। लेकिन कुल मिलाकर के बिहार की जातीय सियासत जो है, जो जातीय समीकरण के आधारित सियासत वहां पे रहता है, उस समीकरण को आपको बिगड़ने से, खास करके एक बार मांझी निकलते हैं, फिर पप्पू यादव निकाले जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑल इज वेल, बेहतर चीजें हो रही है। देखिए दिलीप जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि इनके स्वयं के परिवार का, पार्टी का, जनता परिवार का विघटन मामला है, निजी मामला है। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत अति गंभीरता से कुछ चीज़ें, मैं अभी बैठ करके बहुत गंभीर होते हुए, जो मेरा आधा जीवन जवानी का जनता परिवार में गुजरा है,
जनता ये समाजवादी जो पुरोधा राय हैं जी, जिन्होंने देश के समरसता भाव को जगाया, देश की चिंता जिनको थी और उन्होंने एक लीडरशिप पैदा की, लेकिन जो लीडरशिप पैदा हुई बड़ा दुख के साथ आज मुझे आपके चैनल से कहना पड़ रहा है कि वो व्यक्तिगत वाद से उभर करके उनको एक समरसता समूह की चिंता थी। समाज जो समूह से बनता है, जाति धर्म से नहीं बनता, और वो भाव था। और मुझे कहने में झिझक नहीं है कि उन सभी समाज के पुरोधाओं ने भिन्न भिन्न वर्गों से लीडरशिप पैदा की थी, चाहे रामविलास पासवान जी हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हैं, अगर सब इतने बुरे डिफरेंट एंगल से एक मिनट तो लीडर्स को पैदा किया था। लेकिन जो हालत, एक मिनट मेरी बात तो राजा जी पूरा हो जाने दो। अरे भाई गंभीर बात है, गंभीर बात है। अरे आपके बात पर नहीं है, का समर्थन लिया आपने, लेकिन अरे आप छोड़िए ना उसको। अरे पहले बात तो सुनिए भाई, मैं इस टॉपिक को बात नहीं कर रहा हूं जिस वजह ले जा रहे हैं आप। जो है आज जो है सबसे बड़ा चिंता का विषय एक है, ये जितने भी जो लोग हैं, अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। जब तक नीतीश कुमार, मिस्टर राजा मेरी बात सुनो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, वो टॉपिक नहीं कह रहे जो आप जोड़ रहे हैं। आज सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि जिनको समाज की चिंता थी, जिनको देश की चिंता थी, समाज को जनगाया, लीडर्स को पैदा किया, आज वो लीडर्स सारे अपना अस्तित्व बचाने पर लग गए हैं और उन्होंने सेकंड थर्ड लाइन की लीडरशिप को धोखे रख दिया। आज लीडरशिप समाप्त हो गई है और ये अस्तित्वहीन लोग हैं, ये मामला अस्तित्वहीन लोगों का है। और कांग्रेस के लोगों को मैं तो कह रहा हूं कि शर्म आनी चाहिए, कौन से हाशिए पर कहां टिके हो। अभी आपने बोला आपको तो खुद बोलने का यह हक नहीं है, जनता ने किस हाशिए पर रख दिया है। चलिए आप तो कहीं पाताल में घुसेड़ दिया आपको। कुमार राजा, रमेश जी, मिथिलेश जी, आप सबका और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी